गुड मॉर्निंग 12th क्लास। अब चैप्टर रीड कर रहे थे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने संकट किस तरीके से उत्पन्न हुआ था। संकट यह था उस टाइम पे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ ही जो कांग्रेस पार्टी थी, जो उस टाइम पे डोमिनेंट थी, उसके खिलाफ जो आंदोलन छिड़ गए थे और उन्हीं आंदोलनों की वजह से सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट होती जा रही थी, जिसकी वजह से कांग्रेस ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगती है? आर्टिकल नंबर 352 के अकॉर्डिंग लगती थी। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो नेशनल इमरजेंसी लगेगी वो आर्टिकल नंबर 352 के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है, तो ये जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पे क्या क्या हुआ था वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ। आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन भी अपने आप में विवाद का एक मुद्दा था। क्या सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया? क्या इस दौरान सत्ता का दुरुपयोग हुआ? इसके बूते जाप्तियाँ की गई। सरकार ने कहा कि वे आपातकाल के जरिए कानून व्यवस्था को बहाल करना चाहती थी, कार्यकुशलता बढ़ाना चाहती थी और गरीबों के हित में कार्यक्रम लागू करना चाहती थी। देखिए, आपातकाल लगा तो उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में थे। क्वेश्चंस क्या क्या थे उस टाइम पे माइंड में? क्वेश्चंस थे बेटा कि जो ये आपातकालीन लगा था, जो इमरजेंसी लगी थी, क्या इसका दुरुपयोग हुआ है? क्या ऐसा हुआ है कि इसमें कुछ जब्तियाँ हुई हैं? ये है जो लगाया गया था, क्या वह अनुचित था? लेकिन सरकार की जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू थे, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू थे कि वो जो कार्यकुशलता जो उसकी थी वो बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सारी नीतियाँ ऐसी थी जो लागू नहीं हो पा रही थी। उन्हें लागू करने के लिए, गरीबों का हित करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा करनी पड़ी थी। इस उद्देश्य से सरकार ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। जो कार्यक्रम की घोषणा की उसमें देखते हैं क्या है। इसे लागू करने का अपना दृढ़ संकल्प दोहराया। 20 सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार था, भू पुनर्वितरण था, खेतीहर मजदूरों के लिए पारिश्रमिक पर पुनर्विचार था, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी थी, बंधुआ मजदूरों की समाप्ति थी, आदि मसले इसमें सम्मिलित थे। बहुत सारे मसले थे इसमें जो सम्मिलित थे, जिसे 20 सूत्री कार्यक्रम का नाम दिया गया था। आपातकाल की घोषणा के बाद शुरुआती महीनों में मध्यम वर्ग इस बात से बड़ा खुश था कि विरोध आंदोलन समाप्त हो गया है और सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासन लागू हुआ है। गरीब और ग्रामीण जनता को भी उम्मीद थी कि सरकार जिन कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के वायदे कर रही है उन्हें अब कारगर तरीके से लागू किया जा सकता है। समाज के विभिन्न वर्गों की अलग अलग अपेक्षाएं थी और इस कारण आपातकाल को लेकर उनके दृष्टिकोण भी अलग अलग थे। अब देखिए, आपातकाल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि सरकार ने ज़्यादातर वायदे पूरे नहीं किए। देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट होती है तो उसके विपक्षी नेता भी होते हैं जो उसके आलोचक होते हैं और वहीं उनकी बुराइयों को निकाल सकते हैं। तो जो 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया था, उस 20 सूत्री कार्यक्रम के अंदर सरकार में जो आलोचक थे उन्होंने बताया कि ये जो बहुत सारे कार्यक्रम आपके सामने रखे गए हैं, इनमें से कुछ कार्यक्रम ऐसे भी हैं जो लागू नहीं हुए हैं। आलोचकों का कहना था कि सरकार अपने वायदे की ओट लेकर जातियों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। आलोचकों ने निवारक नज़रबंदी के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पर सवाल उठाए। हम पढ़ चुके हैं कि आपातकाल के दौरान अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल कुल 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। साहा आयोग का आकलन था कि निवारक नज़रबंदी के कानून के तहत लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, सामान्य रूप से यदि हम देखें नेताओं की बात करें तो नेता कितने थे? 676 नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। और यहाँ पर जो साहा आयोग आपातकालीन के इन्वेस्टिगेशन जांच करने के लिए जिसकी नियुक्ति हुई थी, उसने पाया कि इस टाइम पे निवारक नज़रबंदी के तहत 1 लाख, ठीक है, और 11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस पर कई तरह की पाबंदी लगा दी गई। पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको कि प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। प्रेस को जो भी अखबार में डालना होता था, न्यूज़ में डालना होता था, वह सरकार की अनुमति के बिना नहीं होना चाहिए था। इसमें कई पाबंदियां गैरकानूनी थी। साहा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दिल्ली बिजली आपूर्ति निगम की महाप्रबंधक को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से
26 जून 1975 की रात 2 बजे मौखिक आदेश मिला कि सभी अखबारों की बिजली आपूर्ति काट दी जाए। अखबारों को बिजली आपूर्ति 2-3 दिन बाद फिर बहाल की गई, लेकिन तब तक सेंसरशिप का ढांचा खड़ा किया जा चुका था। कांग्रेस ने क्या किया था उस टाइम पे, जब नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया, तो जो ये न्यूज़पेपर थे, प्रेस वाले थे, ठीक है, जो बड़े बड़े अखबार थे, फेमस थे, उनकी बिजली आपूर्ति को कट कर दिया था, ठीक है, 2-3 डेज़ के लिए कर दिया। और 2-3 डेज़ के बाद सेंसरशिप का प्रोसीजर ले आए, जिसके तहत यदि किसी भी अखबार को कोई भी न्यूज़ यदि न्यूज़पेपर में डालनी है तो वह उसको पहले वह उससे सरकार से उसकी परमिशन लेगी। इसके अलावा कुछ और गंभीर आरोप थे, ऐसे लोगों को लेकर लगे थे जो किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, लेकिन सरकारी ताकत का इन लोगों ने इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री के छोटे बेटे थे, श्रीमती इंदिरा गांधी उस टाइम पे हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके छोटे बेटे थे संजय गांधी, उस वक्त किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, फिर भी प्रशासन पर उनका असर था। आरोप लगाया था कि उन्होंने सरकारी कामकाज में दखल दिया है। दिल्ली में जो झुग्गी बस्तियों को हटाने, जबरन नसबंदी करने की मुहिम में उनकी भूमिका को लेकर बड़े विवाद उठे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और प्रेस पर लगी पाबंदी के अतिरिक्त आपातकाल के दौरान बुरा असर आम लोगों को ही भुगतना पड़ा था। जो आम लोग हैं, हमारे जो लोकल जनता है, उसे ही आपातकाल की जो सिचुएशन काफ़ी सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी। आपातकाल के दौरान पुलिस हिरासत में मौत और यातना की घटनाएं घटी। गरीब लोगों को मनमाने ढंग से एक जगह से उजाड़कर दूसरी जगह बसाने की भी घटनाएं हुई। जनसंख्या नियंत्रण के अति उत्साह में लोगों को अनिवार्य रूप से नसबंदी के लिए मजबूर किया गया था। इन उदाहरणों में समझा जा सकता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ठप पड़ने पर लोगों पर क्या गुजरती हैं। आपातकाल के सबक देख लेते हैं। आपातकाल से एक बारगी भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई। हालांकि बहुत से पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया, लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि थोड़े ही दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक ढर्रे पर लौट आया। इस तरह आपातकाल का एक सबक तो यही है कि भारत में लोकतंत्र को विदा करना काफ़ी कठिन है। दूसरी ओर आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों की कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए, जिन्हें बाद में सुधारा गया। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह के सिलसिले में लगाया जा सकता है। यदि विद्रोह सशस्त्र मतलब हथियारों के साथ यदि कोई विद्रोह देश के अंदर होता है तो आपातकाल लगाया जा सकता है। सिर्फ अंदरूनी गड़बड़ के आधार पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में देगा, ठीक है, रिटर्न में होना चाहिए। तीसरा, आपातकाल में हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हुआ। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों की कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई थी। आपको पता है, जब निवारक नज़रबंदी में कोई व्यक्ति था तो उस समय पे क्या सिचुएशन थी? सिचुएशन ये थी कि उस समय पर कोई भी व्यक्ति कोर्ट के अंदर अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता था। इसे महसूस करके अब वह नागरिक अधिकारों की रक्षा में तत्पर हो गई। आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के कई संगठन वजूद में आए। बहरहाल आपातकाल के संकटपूर्ण वर्षों ने कई ऐसे सवाल छोड़े जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि लोकतांत्रिक सरकार की रोज़मर्रा के कामकाज और विभिन्न दलों और समूहों के निरंतर जारी राजनीतिक विरोध के बीच तनाव की स्थिति बनती है। ऐसे में दोनों के बीच एक सदा हुआ संतुलन क्या हो सकता है? क्या नागरिकों को विरोध की कार्रवाई में शामिल होने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए अथवा उन्हें इसका कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए? ऐसे विरोध की सीमा क्या मानी जाए?
दूसरे आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के जरिए हुआ। ये संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाईं। इन्हें शासक दल ने अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया। साहा कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए थे। जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी तो उस समय पर ऐसा माना जा रहा है कि जो पुलिस और प्रशासन है वह प्रेशर में आ गए थे, ठीक है, राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए थे। यह समस्या आपातकाल के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। देखिए भाई, व्हाट हैपन ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पर क्या हुआ था वो देखते हैं। द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी इज़ अनदर कंटिन्यूस इशू। डिड द गवर्नमेंट मिसयूज़ इट इमरजेंसी पावर। देखिए, जब इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई थी, ठीक है, कुछ विवाद से पूर्ण थी। तो उन चीज़ों को देखते हैं। ये कहता है कि जो इमरजेंसी के टाइम पे जो पावर्स का यूज़ किया गया, क्या वह उसका मिसयूज़ था। वेयर देयर एक्सेसेस एंड एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, कि जो शक्तियां हैं उनका गलत प्रयोग किया गया था। द गवर्नमेंट सेड दैट इट वांटेड टू यूज़ द इमरजेंसी टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर। जो गवर्नमेंट थी, देखिए हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो उस टाइम पे इमरजेंसी लगी वो ठीक थी, नहीं थी, पावर का मिसयूज़ किया गया या किसी पर ज्यादतियाँ की गई, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि जो इमरजेंसी है वो लॉ एंड ऑर्डर को लाने के लिए की गई, रिस्टोर एफिशिएंसी, ताकि वे कार्य कुशलता के साथ काम कर सके। एंड अबोव ऑल इम्प्लीमेंट द प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या, जो गरीबों के हित के लिए जो भी नीतियाँ बनाई जा रही हैं उनके वेलफेयर के लिए उन्हें लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। इसीलिए गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई। फॉर दिस पर्पज़, इस उद्देश्य से द गवर्नमेंट लेड बाय इंदिरा गांधी अनाउंस्ड ए 20 पॉइंट प्रोग्राम। इसी उद्देश्य से जो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं उन्होंने 20 सूत्री एक 20 पॉइंट वाला एक प्रोग्राम लेकर आई। डिक्लेयर्ड इट डिटर्मिनेशन, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि यह निश्चित हैं वह लागू करेंगे इस प्रोग्राम को। द 20 प्रोग्राम इंक्लूडेड लैंड रिफॉर्म्स। 20 प्रोग्राम्स के अंदर, ये आपसे पूछे जा सकता है बेटा क्वेश्चंस में कि 20 प्रोग्राम्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो 20 प्रोग्राम्स इंक्लूडेड लैंड रिफॉर्म, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर वेजेस एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड इरिडिक्शन ऑफ बॉन्डेड लेबर, ठीक है। जो लेबर्स को बंधुआ मजदूरों की तरह रखा जाता है उनको ख़त्म करना, इरिडिक्शन, इरिडिक्ट कर देना, वहाँ से हटा देना, ठीक है। इन द इनिशियल मंथ, यदि शुरुआती महीनों की हम बात करें तो उस दौर में क्या हुआ था भाई, द इनिशियल मंथ आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी। जब एमरजेंसी का डिक्लेरेशन हुआ उसके बाद द अर्बन जो मिडिल क्लास है वर जनरली हैप्पी ओवर द फैक्ट। जो अर्बन मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, वह ज़्यादातर खुश ही था। दैट द एग्रेशन कम टू द एंड, जो ये आंदोलन थे समाप्त हो गए। एंड डिसिप्लिन वॉज इन्फोर्स टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर अनुशासन लागू हो गया। द पुअर एंड द रूरल also expected effective implementation of the welfare program that the government was promising। और जो पुअर थी और जो रूरल लोग थे उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि जो गवर्नमेंट ने वेलफेयर प्रोग्राम बेटा कौन सा था, 20 ईयर प्रोग्राम था, 20 जो पॉइंट्स वाला प्रोग्राम था, ठीक है, कि गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करेगी और जो उसने प्रोमिस किया है वो उसे फुलफ़िल करेगी। फिर कहता है डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैड डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इमरजेंसी एंड ऑल्सो डिफरेंट व्यू पॉइंट अबाउट इट। जो डिफरेंट सेक्शंस थे उनकी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस थी। जो हमारी सोसाइटी अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है तो अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग एक्सपेक्टेशन थे और उनका मानना था कि इस इमरजेंसी के बाद वो सारे के सारे फुलफ़िल हो जाएंगे। क्रिटिक्स ऑफ द इमरजेंसी, जिन्होंने आपातकालीन की बुराइयां की थी, आलोचना की थी, आउट ऑफ द मोस्ट ऑफ दीज प्रोमिसेस बाय द गवर्नमेंट रिमेन्ड unfulfilled and that these were implemented that divert attention from the excesses that were taking place। देखिए, जो क्रिटिक्स थे, जो आलोचना कर रहे थे आपातकालीन की, उन्होंने इस तरफ ध्यान दिलाया कि जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किए थे उनमें से ज़्यादातर क्या है, अनफुलफिल्ड हैं, ठीक है, उन्हें पूरा नहीं किया गया है। और जो गवर्नमेंट है वो आपके अटेंशन को डाइवर्ट कर रही है जो उसने पावर का एक्सेस में यूज़ किया है। द क्वेश्चन द यूज़
ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन ए सच ए लार्ज स्केल। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था, जो लोगों को नज़रबंद करके रखा गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन ए लार्ज स्केल। वी हैव नोटेड दैट मैनी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर वर अरेस्टेड। काफ़ी जो प्रसिद्ध प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन ऑल 676 अपोजिशन लीडर्स वर अरेस्टेड। जो विपक्षी दलों से 676 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। द शाह कमीशन एस्टिमेटेड, और जहाँ शाह कमीशन की नियुक्ति बेटा किस लिए की गई थी, जो इमरजेंसी लगी थी उसकी जांच करने के लिए की गई थी। द नियरली 1,11,000 पीपल वर अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। ये कहता है 1,11,000 लोगों को मतलब वहाँ पर डिटेन किया गया। सेवरल रेस्ट्रिक्शंस वर पुट ऑन द प्रेस, और प्रेस के ऊपर भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। सम टाइम without proper legal section, the Shah Commission report mentioned that the general manager of the Delhi power supply, general manager जो दिल्ली पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जहाँ से होती है, कॉरपोरेशन रिसीव्ड वर्बल ऑर्डर, उसे मौखिक रूप से आदेश मिले थे फ्रॉम द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द दिल्ली to cut electricity to all newspaper presses at 2 AM on 26 जून 1975। उसे ऑर्डर मिले थे कि जो मुख्य न्यूज़पेपर हैं उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो उनकी बिजली है उसे कट कर दिया जाए, ठीक है। और मौखिक ऑर्डर मिले थे, 2 बजे को ऑर्डर मिले थे, 26 जून को मिले थे और 1975 को। इलेक्ट्रिसिटी वॉज रिस्टोर्ड 2 to 3 days लेटर। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे दोबारा से रिस्टोर किया गया 2 से लेकर 3 डेज़ के बाद। आफ्टर द सेंसरशिप अपरेटस हैड बीन सेटअप, जब तक जो सेंसरशिप का प्रोसीजर था वह बन चुका था। फिर कहता है उसके बाद देयर वर अदर इन मोर सीरियस एलिगेशन regarding the exercise of government power by the people who held no official position। ये कहता है यहाँ पर कुछ more serious allegations थे, ठीक है। क्या सीरियस एलिगेशंस थे कि जो गवर्नमेंट पावर बाय पीपल हु हैड नो, जिनको कोई पद नहीं मिला हुआ था गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने भी उस पावर का यूज़ किया है। जैसे कि संजय गांधी का एग्जांपल लेते हैं। संजय गांधी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के यंगर सन थे, डिड नॉट होल्ड एनी ऑफिशियल पोजीशन एट दैट टाइम। इस टाइम पे उन्हें कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं मिली हुई थी। येट ही गेन्ड कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, फिर भी उनका जो प्रभाव था वो कहाँ पर था, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है। अलेजली इंटरफेयर्ड इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट जो काम कर रही थी उसमें भी उसने मतलब इंटरफेयर किया। हिज रोल इन द डिमोलिशन एंड फोर्स स्टेरिलाइजेशन इन द दिल्ली बिकम वेरी कंट्रोवर्शियल। और उस टाइम पे उसने मतलब जो ये झुकी झोपड़ी थी इनको हटाने में भी मतलब इसने जो दिल्ली में थी काफ़ी मतलब इंटरफियरेंस किया था, और यह काफ़ी विवादपूर्ण इशू रहा है। Apart from the arrest of the political worker, the restrictions on the press, the emergency directly affected lives of the common people in the many cases। ये कहता है उस टाइम पे जो पॉलिटिकल वर्कर्स को अरेस्ट किया गया, रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, उसके अलावा जो कॉमन पीपल हैं उन पर भी भारी प्रभाव पड़ा था इस इमरजेंसी का। टॉर्चर एंड द कस्टोडियल डेथ्स भी हुई हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आर्बिट्रेटरी रीलोकेशन ऑफ द पुअर पीपल ऑल्सो टुक प्लेस एंड ओवर एंथुजियाज्म अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल लेड टू केसेस ऑफ कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन। जो नसबंदी की गई है, स्टेरिलाइजेशन किया गया है, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ क्या कर दी गई, कंपल्सरी कर दी गई। एंड दिस सेंटेंसेस शो व्हाट हैपन व्हेन द नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज सस्पेंडेड। और इस समय पर हम यह कह सकते हैं कि यह घटना इस तरीके से घटित हुई कि जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस था वो क्या हो गया, सस्पेंड हो गया। लेसन ऑफ द इमरजेंसी, जो इमरजेंसी लगी उससे हमने क्या क्या सीख ली। द इमरजेंसी एट वंस ब्रोट आउट बोथ द वीकनेस इन द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। ये कहता है इमरजेंसी की यदि मैं बात करूं तो इससे हमने 2 सीख ली, एक हमने वीकनेस को देखा एंड दूसरा हमने इंडिया डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ को देखा। There are many observers who think that India ceased to be democratic during the emergency। ये ऐसा लग रहा था कि इमरजेंसी की ड्यूरेशन में कि इंडिया से जो डेमोक्रेसी है वो चली जाएगी, सीज हो जाएगी। इट इज़ नोट वर्दी दैट द नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग resumed with the short
ऑफ टाइम। लेकिन कैसा हुआ कि कुछ ही समय बाद जैसे ही इमरजेंसी समाप्त हुई तो दोबारा से भारत में लोकतांत्रिक सरकार की शुरुआत हुई। वन लेसन ऑफ इमरजेंसी इज़ दैट इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू डू अवे विद द डेमोक्रेसी इन द इंडिया। पहला लेसन हमें यह मिला कि भारत से लोकतांत्रिक सरकार को हटाना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है टू डू अवे विद द डेमोक्रेसी इन द इंडिया। सेकेंडली क्या कहता है, इट ब्रोड सम एम्बिगुअस रिगार्डिंग द, जो हमें मतलब कुछ कन्फ्यूजन्स थी इस टाइम पे रिगार्डिंग द एमरजेंसी से संबंधित प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव बीन रेक्टिफाइड, उनमें सुधार किया गया। जहां हमें जिन प्रोविजंस में जो इमरजेंसी से संबंधित थे, जो भी हमें मतलब क्या नाम है कन्फ्यूज़न थी, उसके रिगार्डिंग उनको क्या किया गया, रेक्टिफाइड किया गया, सुधार किया गया। एंड नाउ the internal emergency can be proclaimed only on the ground of the armed rebellion, and it is necessary that the advice to president to proclaim emergency must be given in writing by the union cabinet। इसमें हमने क्या किया कि देखिए इंटरनल इमरजेंसी जो उस टाइम पे लगी 1975 में, तो वो इस तरीके से लगी थी कि मतलब वो जो इमरजेंसी थी, ठीक है, उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस के बिहाफ पे लगा दिया गया था। लेकिन बाद में उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसे हमने रेक्टिफाइड किया, और रेक्टिफाई क्या किया कि जो जो नेशनल इमरजेंसी है वो आर्म्ड रिबेलिएशन होगा, शस्त्रों के साथ विद्रोह होगा, हथियारों के साथ होगा, तभी यह लगाई जा सकती है। और जब भी इमरजेंसी लगाई जाएगी तो रिटन स्टेटमेंट देनी होगी हमारे प्रेसिडेंट को बाय द यूनियन कैबिनेट, जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है उसे। थर्डली हमने क्या देखा कि द इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज़, जो हमारे सामतंत्रिक जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, तो इस इमरजेंसी की ड्यूरेशन में लोग ज़्यादा अवेयर हो गए अपने राइट्स को लेकर। द कोर्ट टू और कोर्ट भी हैव टेकन एन एक्टिव रोल आफ्टर द इमरजेंसी इन प्रोटेक्टिंग टू सिविल लिबर्टीज़ ऑफ द इंडिविजुअल, कि उसको किस तरीके से सिविल लिबर्टीज स्वतंत्रता मिल सकती है किसी व्यक्ति को, इस चीज़ के लिए कोर्ट भी क्या हो गई, ज़्यादा सीरियस हो गई। दिस इज़ रिस्पॉन्स टू इनएबिलिटी ऑफ द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट, ये क्या कहता है, ये जो रिस्पॉन्स है ये इनएबिलिटी ऑफ जुडिशरी टू प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टी इफेक्टिव ड्यूरिंग द इमरजेंसी। मतलब यदि इमरजेंसी भी लगी हुई है तो भारत के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना यह कर्तव्य हमारे न्यायालयों का है। मैनी सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन कम अप आफ्टर द इस एक्सपीरियंस, काफ़ी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, संस्थाओं की स्थापना हुई इस एक्सपीरियंस के बाद, इस अनुभव के बाद। हाउएवर द क्रिटिकल ईयर ऑफ इमरजेंसी ब्रोट मैनी इश्यूज़, बेशक से मतलब ये जो क्रिटिकल ईयर जो इतनी मुश्किल से बीता, ठीक है, जो हमने प्रॉब्लम फेस की, ब्रोट मैनी इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ आ गए दैट हैव नॉट बीन एडुकेटली ग्रैपल्ड विद। We have noted this chapter that there is a tension between the routine function of democratic government and the continuous parties by the protest in the group। ये कहता है यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जो फंक्शन कर रही थी, काम कर रही थी, कौन काम कर रही थी, कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी, एंड ए कंटिन्यूस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बाय द पार्टीज इन द ग्रुप, किसके बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था। व्हाट इज़ द करेक्ट बैलेंस बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में करेक्ट बैलेंस क्या होना चाहिए जिससे ये दोनों ही संतुलित रूप से रहें। शुड द सिटीजन हैव फुल फ्रीडम, क्या मतलब जो नागरिक हैं उनको पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए टू इंगेज इन प्रोटेस्ट एक्टिविटी, प्रोटेस्ट एक्टिविटी जो होती हैं, गतिविधियाँ जो होती हैं उनमें भाग लेने का। और शुड दे हैव नो सच राइट एट ऑल, और क्या उन्हें ऐसे अधिकार नहीं होने चाहिए। व्हाट आर लिमिट्स टू सच ए प्रोटेस्ट, और ऐसा जो भी प्रोटेस्ट होता है, जो भी यह आंदोलन होता है, तो हमारे भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार होने चाहिए, कौन सी लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस भी उस टाइम पे माइंड में सेटअप हुए। देखिए सेकेंडली द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी रूल टुक प्लेस थ्रू द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहता है जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है इमरजेंसी रूल का वो किसके दबाना होना चाहिए, पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इंस्टीट्यूशन कुड नॉट बी फंक्शन इंडिपेंडेंटली, लेकिन जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। दी वर टर्न्ड इनटू पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी, ये बदल गई किस चीज़ में, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट में, किसके, रूलिंग पार्टी के। अकॉर्डिंग टू द शाह कमीशन रिपोर्ट, यदि शाह कमीशन रिपोर्ट हम देखें,
द एडमिनिस्ट्रेशन हैड द पुलिस बिकम वल्नरेबल टू पॉलिटिकल प्रेशर एंड दिस प्रॉब्लम डिड नॉट वेनिश आफ्टर द इमरजेंसी। और जो यह समस्या थी यह इमरजेंसी के बाद भी बरकरार रही।